ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो पेपर तो होगा वैसे सर के पास, एक बार मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? सर कुछ डाउट है, थोड़ा क्लियर कर देंगे? किस टॉपिक हेलो से रिलेटेड? हाँ, किस टॉपिक से रिलेटेड है? सर, एक्सपोनेंशियल से ही कल जो आपने बताया था कि एक जो लॉजिस्टिक वाला एग्जांपल दिया था हम्म। एमबीबी फाइंड करने के लिए। हेलो। और एमबीबी? सफिशिएंट फाइंड करने के लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, तो उसी से रिलेटेड एक डाउट था सर। जैसे मैंने आपको फोटो भेजी थी जिसमें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना था, हाँ, कैनोनिकल फॉर्म। हाँ, नॉर्मल वाला। यस सर। तो जो एन था सर, उसको इंटीग्रेट सर किसके रेस्पेक्ट में करते हैं सर, ये नहीं क्लियर हो पा रहा था। एन को इंटीग्रेट क्यों करोगे तुम? नहीं सर, एन की जो ए ईटा की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो नहीं क्लियर हो पा रही। नहीं, ए ईटा क्या होता है? ए ईटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड ईटा। यस सर। तो ए यस ईटा सर। एक फंक्शन होगा थीटा और ईटा का। वहाँ ओके। इंटीग्रेशन नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन तो नहीं करना उसको। उसमें जो कांस्टेंट आते हैं ईटा और थीटा का, उसका अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसे हम ए ईटा बोलते हैं। एक बार अगर सर लिख के बता देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बता अगर रहे हैं। पॉसिबल हो तो। हाँ, हाँ, बता रहे हैं। f of x equal to h of x an exponential summation eta I ti xi माइनस ए ईटा। ओके, ये होती है यस सर। कैनोनिकल फॉर्म, मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म। अगर ये एस की है, ये समेशन में लगा है, तो ये एस, इसकी रैंक एस है, एस पैरामीटर है, ठीक है? अब हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? यस। तो देखो जो ये ई, हाँ, हाँ, तो जो जो, ए ईटा जो है सर, हाँ, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन था। मैं अगर नॉर्मल का एग्जांपल दूं तो सर, मैंने आपको जो ईटा तो निकाले थे वो मैं हाँ, बता सकता हूँ नॉर्मल के केस में। तो देखो जो ए ईटा होता है ना, ए ईटा, ए ईटा, दो ए, देखो ए ईटा जो इंटीग्रेट, वो है एक फार्मूला ये लिखा है ना, एक ये फार्मूला तुम, अच्छा ये बात कर रहे हो, एक्चुअली में ये होता है, मैंने एक दिन लिखा होगा, ये होता है ई के पावर ये सर एक्सपोनेंट के पावर में आपने बताया था। माइनस ए ईटा। जैसे तो ये जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एक्चुअली में मेजर डिफाइन होती है, मतलब कौन सी मेजर होती है। ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये रिस्पेक्ट में होती है मेजर के। अगर कोई मेजर नहीं तो हम डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ये न्यू डी एक्स जो होती है ये मेजर होती है, मतलब एक्चुअली मेजर का मतलब होता है हम लेबेग मेजर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि रीमान का कर रहे हैं। समझ में आया बात? लेकिन इन जनरल तुम ओके। रीमान इंटीग्रेशन करो, क्योंकि अभी ऐसा लेबेग मेजर रीमान इंटीग्रेशन करो। अगर तुम्हें फाइंड करना है इसकी वैल्यू तो डी एक्स लो, इसको सिर्फ डी एक्स। ओके, सिर्फ सिर्फ डेट्स के रेस्पेक्ट में। हाँ, हाँ, रीमान एक्चुअली में ये न्यू जो है ये मेजर है। इस मेजर को हम, मेजर में कई होता है ना, एक लेबेग होती है, एक रीमान होती है, ठीक है? तो लेबेग इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन कुछ जो फंक्शन तुम्हारे कंटिन्यूस होते हैं
उनके लिए रीमान और लेवेक दोनों इंटीग्रेशन सेम वैल्यू देता है, ठीक है, तो तुम रीमान ही कर दो, ठीक है। बात क्लियर हुई? डीएक्स की रिस्पेक्ट में ही कर दो। यस सर, यस सर। एक्चुअली में ये जो एक्सपोनेंशियल फैमिली हम लोग हाई पढ़ते हैं वहाँ पर मेजर थ्योरी, एक्चुअली में वहाँ प्रोबेबिलिटी मेजर डिफाइन होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना सिग्मा फील्ड में एस बी एन पी लिखते हैं ना, यस सर। एस स्क्रिप्ट एफ या फिर पी या बी कर दो, बोरल, यहाँ बोरल भी कहते हैं, एस बी पी या ओमेगा ये पी, ओके। ये प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है हाँ, सर। ये प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी मेजर पी होता है वहाँ पर, ऐसे ही मेजर भी डिफाइन करते हैं हम कुछ, तो ये एक न्यू एक मेजर होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। एक्चुअली सर जब एक्सपोनेंशियल फैमिली पढ़ रहे थे तो ये पूरा उससे एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस, कोवेरिएंस और सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस और सीआरएलवी, ये सारी चीजें कवर कर रहा था। हाँ तो हाँ, उनको कवर करने से पहले सर एन की वैल्यू फाइंड करना जरूरी था, और यहीं एन की पे सर वैल्यू, प्रॉब्लम आ रही एन थी की वैल्यू तुम ई के मेनली। पावर माइनस का ए ईटा ऐसे फाइंड कर सकते हो एन। एक्चुअली में ए एन जो होता है स्टार्टिंग में, पहले देखो, पहले ए एन क्या होता है, इस ए एन को तुम, ये ए एन जो होता है ये क्या होता है, इस ए एन को तुम जैसे मान सपोज ये करो, देखो थीटा ये, होता है जो कि सर लॉग के टर्म में होता है ओके, मोस्ट सपोज करो कि प्रोबेबली ये। तुम्हारा पीडीएफ है थीटा टू पावर एक्स एंड 1 माइनस थीटा टू पावर 1 माइनस एक्स। अब इसको तुम्हें एक्सपोनेंशियल लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल ये सर थीटा अपॉन log 1 माइनस थीटा की पावर एक्स। थीटा पावर 1 माइनस यस थीटा सर, यस सर, इंटू एक्स प्लस log यस सर, 1 माइनस थीटा, राइट सर। ओके। तो अब यहाँ पर देखो, अब ये तुम्हारा फॉर्म तो बन गया, ये तुम्हारा एक्स टी है और ये तुम्हारा ईटा हो गया, और ये ई ऑफ ए ऑफ ईटा है, ये है ए ऑफ ईटा, ये, ओके। यस सर, तो अब तुम्हें भाई इंटीग्रेशन, तुम्हें यहाँ इंटीग्रेशन की तो नीड ही नहीं पड़ी ना, इंटीग्रेशन की नीड वहाँ पड़ती है जहाँ हम मेजर डिफाइन करते हैं, यहाँ मेजर तो कोई डिफाइन नहीं है, तो यहाँ इंटीग्रेशन की क्या नहीं, यहाँ तो ए ईटा डायरेक्ट आ गया माइनस टर्म में, माइनस का लॉग। ओके। अब ये अगर तुम ये चाहो तो इसको अपने ईटा के टर्म में, मतलब ए इज अ फंक्शन ऑफ ईटा, सो तुम थीटा और ईटा, ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा इक्वल टू आया तुम्हारा क्या, ईटा इक्वल टू क्या आया, बताओ यहाँ से ईटा क्या हो जाएगा, लॉग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये सर जो ईटा और एक्स, ईटा को जो फंक्शन होता है सर ये ओके, लाख थीटा अपन होना थीटा। थीटा। अब तुम ये सर, इस वाले फंक्शन को ये वाला फंक्शन में रिलेशन वो कर दो, बना लो, इन भाई ये ओके। इस फंक्शन से ईटा के, तो ए ऑफ ईटा आ जाएगा, ईटा की वैल्यू ये है, तो इस फंक्शन यस की सर, वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो ना, तो ईटा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ओके ओके। तो ए ऑफ ईटा आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की यहाँ नीड क्यों नहीं होती है, सर ये 1 पैरामीट्रिक में तो हो जाएगा, और 2 पैरामीटर्स अगर हुए उस केस में 2 पैरामीटर में होगा तो 2 पैरामीटर में चेंज कर दो, मतलब सिमिलरली डायरेक्ट ही ऐसे ही हाँ हाँ हाँ, करके रिलेशन तो बना ए के, ऑफ ईटा जो इंटीग्रेशन आएगा, का कोई यूज नहीं है। हाँ नहीं नहीं, उस रिलेशन का इसका कोई यूज नहीं है, इसका, इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको सेंड करूंगा, एक्चुअली में ये जो डिफाइन किया गया है ये हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब हायर उसमें पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन नेट में नहीं आते, ये क्वेश्चन यस गेट में भी नहीं आते, ये क्वेश्चन आईआईटी के प्रोफेसर से सेट करते हैं वो लोग, मेजर थ्योरी, एक्चुअली में वो ये मेजर, जब वो मेजर डिफाइन कर देगा, इस न्यू को डिफाइन करेगा कुछ कि ये लेबेग मेजर है, ये न्यू, यस जब वो मेजर डिफाइन कर देगा तब तुमको प्रॉब्लम होगी, तब तुम ये फार्मूला लगाओगे, ओके, ओके। ठीक है सर, ठीक है। सॉल्व करके देखता हूँ सर, प्रॉब्लम है तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक ओके है, वैसे नॉर्मली ए ईटा तुम फाइंड करो, पहले वैसे लिख कर ए ईटा फाइंड कर लो, वैसे जो कांस्टेंट टर्म बचे उसको ए ईटा मान लो, पहला एक कांस्टेंट एच ऑफ एक्स बना लो, बाकी कांस्टेंट और जिसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई हो टी1 ईटा बन जाएगा, और बाकी जो बचे वो ए ईटा हो जाएगा, ये होता है, ठीक है सर, ओके। यस सर, ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है।
कल मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ा था ना। हाँ। 1 घंटे क्लास है कल, नहीं फिर बना ही रहा। कल आए हो? वाह रे वाह। तो फिर एक काम करो, प्रखर अपना माइक म्यूट। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, पेज नंबर है 33, पेज नंबर 33 है, ये पेज नंबर है, एंड क्वेश्चन आईडी है 539। अब क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड करो, ठीक है। कह रहा है इन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आई स्टूडेंट वर्क्स आउट द सोल्यूशन ऑफ 50% ऑफ क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है जो कि 50% क्वेश्चन में वर्क 50% क्वेश्चन के सोल्यूशन में वर्क करता है। इन द रिमेनिंग क्वेश्चन द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। 50% रिमेनिंग 50% में वो गेस करता है, ठीक है। हाउ यूर व्हेन द आंसर इज गेस द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्ट 0.30। ओके, तो अब यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ इवेंट है। सपोज करो इवन एक इवेंट क्या मानोगे? इवन एक इवेंट है, इवन एक इवेंट है, क्या है? इवन इज इवेंट दीज क्वेश्चन दैट सॉल्व बाय स्टूडेंट। ओके, एक सॉल्व किए गए हैं और एक गेस किए गए हैं, दैट सॉल्व बाय स्टूडेंट। ओके, सपोज इवन एक मतलब एक इवेंट है, ठीक है, बाय स्टूडेंट। एंड ई2 एक इवेंट है ऐसे क्वेश्चंस की जो गेस किए गए हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन दैट गेस। ओके, क्वेश्चन दैट गेस, दैट गेस। ओके भाई, दो इवेंट तो पता चला ना, इवन और ई2 एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन है तुम्हारा 50%। 50% मीन्स क्या? 1/2। ओके, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब रिमेनिंग 50% रिमेनिंग क्वेश्चन भी तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 भी 50% है, क्योंकि 50% अगर गेस किए जा रहे हैं तो 50% ही, सॉरी 50% अगर सॉल्व किए जा रहे हैं तो 50% ही गेस किए जा रहे होंगे, तो ये भी 1/2 है। ओके, अब उसने क्या बोला है? अब उसने बोला है कि हाउएवर व्हेन द आंसर इज गेस्ड, जब आंसर गेस किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज करेक्ट इज 0.3। ये करेक्ट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फिर आगे लिखा व्हेन द स्टूडेंट वर्क्स आउट द सॉल्यूशन इट मे बी रॉन्ग। जब कह रहा है कि जब स्टूडेंट वर्क करेगा तो ये रॉन्ग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है। इफ द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, अब देखो इफ द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, कह रहा है कि एक इवेंट, अब ए मान लो, ए इवेंट क्या करोगे? द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट। आंसर टू पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट। देन पूछो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेस्ड द आंसर। अब उसने क्या बोला, तो इसमें क्या लगाएंगे बताओ? गेस द आंसर। गेस द आंसर का मतलब क्या है? करेक्ट हो, द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, बट उसने बोला है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट हो, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज गेस्ड। मींस क्या पूछ रहा है वो? ई2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, ई2 ही गेस किया ना, गिवन ए, ए मतलब करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हमसे वो पूछ रहा है ना, ये समझ में आया ना कि ये भाई करेक्ट हो और गेस किया जाए। गेस करने की प्रोबेबिलिटी पूरा, लेकिन कैसा? करेक्ट हो, करेक्ट भी हो और गेस किए जाने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है।
तो अब देखो इसमें क्या क्या गिवन था। पहले दो तो ये पता चल गया, E1 और E2 टू इवेंट बन गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द व्हेन द स्टूडेंट वर्क्स द सॉल्यूशन, सॉरी, हाउएवर व्हेन द स्टूडेंट इज गेस द प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट, जब वो गेस कर रहा है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, जब वो गेस कर रहा है, ओके। तो उसने गेस किया, ठीक है, मतलब E2, और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए। तो ए गिवन E2 कितना है तुम्हारा 0.30। भाई ये यही तो देगा कि ए गिवन E2 ही तो देगा 0.3, मतलब E2 मतलब उसने गेस किया लेकिन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और फिर नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर दिया है व्हेन द स्टूडेंट्स वर्क्स, ओके वर्क करेगा, इवन इन द क्वेश्चन इज रॉन्ग, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रॉन्ग होने का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, भाई ए अगर करेक्ट है तो ए का रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है 0.10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या हो जाएगा, ये जस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a complement given even, okay, so this is equal to 1 minus 0.10 equal to 0.90, okay। अब हमें फाइंड करना है ये, तो बतलाओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हारे पास मैंने सबको लिख दिया, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 1/2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a given E1 is equal to 0.90, and probability of a given E2 is equal to 0.30। अब हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये फाइंड करना है हमको, इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन तुमको लिखना है खुद से। देखो ये बेज थ्योरम का सवाल है, बेज थ्योरम के सवाल अगर प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारी बुक है, एससी गुप्ता भी खूब बेज थ्योरम के सवाल। जब ना और अगर सवाल देखना है तो 12th की प्रोबेबिलिटी लगाओ, 12th में भी IIT जेई में आते हैं बेज थ्योरम के क्वेश्चन। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो बेस थ्योरम में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, E2 गिवन ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ए लिख दो गिवन E2 लिख दो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और नीचे क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ओके। तो अब वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 0.30 डिवाइड बाई 1/2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, 0.30 प्लस 0.90, तो दिस इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 1.2, ओके, 0.2 पॉइंट कैंसिल, 1/4, 1/4 मीन्स 0.25, 0.25 है आंसर कहीं, दिस इज आंसर। पहला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है ना, हाँ। किसी को समझ ना आया हो तो बताओ। इस क्वेश्चन में क्या लिखना था कि तुमको पहले प्रोबेबिलिटी लिखना, एक्चुअली में क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरी फॉर्म में है तो उसको प्रोबेबिलिटी में तुम्हें कन्वर्ट करना था, इवेंट सोचना था। पहले इवेंट तुमने E1 लिया, दैट क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट या वर्कआउट बाय स्टूडेंट। E2 क्या है, दैट इज गेस बाय स्टूडेंट। उसने बोला 50% सॉल्व किए गए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 50% मतलब 1/2, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब रिमेनिंग 50% गेस किए गए हैं तो वो भी 50%, तो ये तो लिख लो इजी। अब इसके बाद क्या है, एक इवेंट ए है जो कह रहा है क्वेश्चन द क्वेश्चन टू पार्टिकुलर द आंसर टू पार्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन है जो कि करेक्ट है, हम किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो करेक्ट है, ये एक इवेंट है। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट शुड बी गेस, तो भाई करेक्ट हो, मान लो एक इवेंट है जो हमने करेक्ट बोला और ये कहाँ से हो, गेस किया जाए, मतलब E2 से हो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी थी। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सिंपल यहाँ लॉजिक लगेगा कि बेस थ्योरम लगेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी दी नहीं गई तो बेस थ्योरम दी गई थी तो ये प्रोबेबिलिटी जरूर गिवन होगी। तो गिवन है तुम्हारे पास, गिवन है, क्या गिवन है, एक में कॉम्प्लीमेंट गिवन था और एक में जस्ट डायरेक्ट गिवन था। तो पहला तो गिवन है तुम्हारा व्हेन द क्वेश्चन
व्हेन द क्वेश्चन गेस्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्ट 0.30, तो ए गिवन E2 तो 0.30 थी और ये कॉम्प्लीमेंट गिवन था, कॉम्प्लीमेंट गिवन था तो तुम ये फाइंड कर सकते हो इसका ओरिजिनल क्या था। फिर इसके बाद तुमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर हो गया। आगे बढ़े, किसी को डाउट हो तो पूछो, इस पे नहीं आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, कल मैंने जो क्वेश्चन लीव कर दिया था। एक्स जो है, एक्स तुम्हारा फॉलो कर रहा है log ऑफ थीटा, थीटा टू पावर एक्स अपॉन थीटा माइनस 1 इन 0 टू एक्स टू 1। ओके, तो इसको तुम अगर लिखना चाहो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में तो क्या लिखोगे, बताओ मुझे, क्या लिखोगे बताओ। पहले तो इसका लाइक्लीहुड लिखो, लाइक्लीहुड क्या होगा, log ऑफ थीटा टू पावर n, एन थीटा टू पावर समेशन एक्स आई डिवाइड बाई थीटा माइनस 1 टू पावर n। अब एक्सपोनेंशियल के टर्म में इसको क्या लिखोगे, बताओ। बोलो भाई। सर e की पावर log ऑफ करके जो f ऑफ x है, l ऑफ थीटा है, ई के पावर एक्सपोनेंशियल log yes, समेशन एक्स आई log ऑफ थीटा। ओके, प्लस n log ऑफ थीटा माइनस 1। थीटा माइनस 1 प्लस n सर माइनस log ऑफ थीटा माइनस 1। ओके, एंड यहाँ पर तुम log, ये माइनस होगा सर, n, क्यों माइनस होगा, पीडीएफ आना चाहिए ना यही, जब एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो यही आना, अच्छा सॉरी हाँ ये अपान में है तो ये माइनस होगा, माइनस में होगा। और log ऑफ थीटा इसको तुम फर्स्ट ए ऑफ थीटा बोल सकते हो, ठीक है, इसको ए ऑफ थीटा बोल सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ T1 क्या आया, समेशन एक्स आई आया, तो ये समेशन एक्स आई तुम्हारा, और ए ऑफ थीटा क्या आया, माइनस का n log थीटा माइनस 1 एंड ईटा क्या आया, ईटा इक्वल टू log ऑफ थीटा। ओके, और थीटा की रेंज क्या दी है, थीटा कुछ दिया है, थीटा कुछ ना कुछ तो दिया, हाँ थीटा ग्रेटर 0, थीटा ग्रेटर 0, ओके, थीटा ग्रेटर 1, थीटा ग्रेटर 1, ओके। तो अब मुझे बताओ log ऑफ ईटा इक्वल टू log ऑफ थीटा, तो हमने क्या बोला था कि एच ऑफ जो नेचुरल पैरामीटर स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा, सच दैट इज अ प्रॉपर डेंसिटी। ओके, तो यहाँ ईटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, मतलब थीटा ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा की वैल्यू है log ऑफ थीटा, log ऑफ थीटा माइनस 1, log ऑफ थीटा माइनस 1, log ऑफ थीटा माइनस 1 कहाँ, log ऑफ थीटा होगा सर ईटा, 0, ईटा ये होता है ना, ईटा ये होता है ना, दिस इज ईटा, ये होगा ना ईटा, ये सर log ऑफ ये ईटा थीटा, होगा, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा log ऑफ थीटा एंड थीटा ग्रेटर 1, तो थीटा ग्रेटर 1 पे ये वैल्यू क्या होगी, ये बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर पे, रियल नंबर पे बिलोंग करेगा कि नहीं, ये सर
तो नेचुरल 0 पैरामीटर to स्पेस सारा infinity। क्या हुआ भाई, ईटा ही तो नेचुरल पैरामीटर स्पेस होता है, तो तुम्हारा नेचुरल पैरामीटर स्पेस कैसा हो गया? फुल रैंक। मतलब नेचुरल पैरामीटर स्पेस ओपन तुम्हारा ओपन इंटरवल हो गया, मतलब ओपन रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ओपन ओपन रेक्टेंगल। हाँ, ओपन रेक्टेंगल हो गया। ओपन रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ये फुल रैंक है, ठीक है। मतलब मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म है और ये फुल रैंक है। जब ये फुल रैंक हो गई तो ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एक चीज तुम लोग फाइंड करना कि समेशन एक्सआई यहाँ क्या फॉलो करेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अच्छा ये बताओ, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखा है? तुम बेल नोन तो पता नहीं होगा, बेल नोन तो है नहीं ये कोई। नहीं सर, बीटा 1 ही आता है 0 to 1 में, लेकिन ये बीटा 1 के फॉर्म में बन तो बीटा नहीं वन रहा के है। फार्म में है नहीं 0 to 1 में, लेकिन मुझे लग रहा है कि समेशन एक्सआई एंड लॉग लेना या फिर एक्सपोनेंशियल लेना, माइनस कर लेना, माइनस प्लस। मुझे लग रहा है लॉग फॉलो कुछ ना कुछ फॉलो कर जाएगी इसमें, लॉग लॉग ऑफ एक्सआई कुछ, या फिर एक्सपोनेंशियल एक्सआई लॉग ऑफ एक्सआई। समेशन एक्सआई का तो ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि समेशन एक्सआई का फाइंड करना एक एन डायमेंशनल बनाएगा ना ये। तो समेशन एक्सआई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना इजी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका एनजेएफ लिखना चाहो ना तो एनजेएफ से भी नहीं वर्क कर सकते। सीडीएफ से ट्राई कर सकते हैं शायद। हाँ, सीडीएफ मेथड लगा सकते हो, यस सीडीएफ सर। मेथड लगा सकते हो, ठीक है। सीडीएफ मेथड या फिर इसमें फंक्शन समेशन एक्सआई ना लेना, तुम लोग एक्सपोनेंशियल ले लेना या फिर लॉग ले लेना। मेरे हिसाब से लॉग एक्सआई ले लेना है, ठीक है। और माइनस में लॉग एक्सआई लेना, देखना एक बार माइनस में लॉग एक्सआई कुछ फॉलो करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 x1 x2 x2 so on be IID random variable, IID random variable है, having chi square distribution with 5 degree of freedom। ये सारे chi square 5 से हैं, ठीक है। then the limiting distribution of a x1 plus x2 plus so on xn minus 5 n upon root n। तो ये तो इजी है। एज अ कांस्टेंट, ओके, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या फॉलो करेगा? बोल, स्क्वायर 5n। क्या फॉलो करेगा? सर x1 लिमिटिंग प्लस xn ना सर, हाँ, का स्क्वायर लिमिटिंग तो सर हो जाएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल पे जाएगा। काई स्क्वायर कहाँ जाएगा ये? सर x1 x2 का स्क्वायर है ना हाँ, x1 सर, x2 काई सबका स्क्वायर है। सर Then ये तो नॉर्मल जाएगा, मतलब हाँ, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस हाँ। xn वो का स्क्वायर 5n होगा। एक दिन किसी लड़के ने बोला था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम सर कब अप्लाई करते हैं। आज सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगी इस क्वेश्चन पर। ओके, एन तो यहाँ फिक्स है नहीं, एन तुम्हारा देखो, एन बहुत लार्ज है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। देखो, अब कहीं अगर कोई रैंडम वेरिएबल, मान लो कि वाई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं इसमें मीन माइनस कर दूं, इसका मान लो इसका मीन म्यू है और इसके वेरिएंस के रूट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या फॉलो करता है? नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल।
तो उस क्वेश्चन में भी यही है, x1 मान लो x1 प्लस x2 प्लस xn है। ओके, तो अब इसका मीन क्या होगा, मान लो इसको y मानो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, ये n टाइम्स है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच x1 5 है, तो 5n हो जाएगा। ओके भाई, काई स्क्वायर, अब बताओ काई स्क्वायर n का या काई स्क्वायर की कर लो, एन में कंफ्यूज हो जाओगे। काई स्क्वायर के का मीन क्या होता है, अगर मान लो जेड फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर के को, सर के होता है ओके सर, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगा फॉर ए फिक्स्ड ए। ओके, एंड वेरिएंस ऑफ जेड क्या होता है, 2k। वेरिएंस ऑफ जेड इक्वल टू 2 के। ओके, सो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई, देखो ईच आई आई डी है तो सारे वेरिएंस का सम हो जाएगा, यानी कि एन, ओके, इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 10n हो जाएगा, सॉरी 10n होगा, इसका वेरिएंस भी 10n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ y में तुम 5n इसका मीन माइनस कर दो, एंड इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से तुम डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो उसने यही तो किया, उसने क्या किया, फॉर ए फिक्स ए इज द रियल वैल्यू, तो ए यहाँ से क्या आ गया, ए इज द 1/√10, ए की वैल्यू यही तो आई 1/√10। ये भी तो पूछ सकता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, 1/√10, और ये रियल नंबर से ही तो है, और ये n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर ये नॉर्मल जीरो बन जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही तो बोलती है कि अगर मीन माइनस कर दो और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो तो नॉर्मल जीरो वन, तो इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल जीरो वन फॉर एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए। ओके, 3 ऑप्शन इसमें ट्रू हो जाएगा। वो ए की वैल्यू ही पूछ सकता है, ए स्क्वायर की वैल्यू ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू पूछ ले, जैम में होता तो ऐसे क्वेश्चन आते, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछ ले ऐसे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो इस क्वेश्चन पे। इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन अभी लीव कर दो, इनोवा का है, इनोवा बाद में करेंगे। फिर क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं तो एमएलआर के मिल रहे हैं, सॉरी एमएलआर मतलब मल्टीपल लीनियर मॉडल का है, फिर मार्कोव क्यूइंग थ्योरी का है, फिर मार्कोव बेजियन का है, फिर मार्कोव का है। हाँ, ये क्वेश्चन है। फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर है 62, 62 पेज नंबर पे 42, 47 नंबर क्वेश्चन है, एंड 62 पेज नंबर है, ठीक है 62 पेज नंबर। ओके, बोला कि एक्स आई जो है वो है बर्नौली थीटा से, ये बर्नौली थीटा का पीएमएफ लिखा है, ये बर्नौली थीटा का पीएमएफ होता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 R1 0 2 θ 2 1/2। ओके, उसने बोला है कि पहले बोला है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो इसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा, बोलो। एक बार सर एक्स बार थीटा के लिए
और एमएलई क्या होगा थीटा का? बट सर एक डाउट था। हाँ यहाँ पे थीटा की रेंज स्पेसिफाई है। स्पेसिफाई है तो क्या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चेंज आएगा? वही सब सॉरी पूछना मेथड ऑफ था। मूवमेंट चेंज आएगा। मेथड ऑफ मूवमेंट में सर वैसे तो एक बार ही मेथड ऑफ मूवमेंट्स में थीटा की रेंज नहीं डिपेंड करती। ओके ओके। बिकॉज मेथड ऑफ सर मूवमेंट्स में एमएलई में तो होगा। एमएलई पे डिपेंड करेगी, लेकिन मैक्सिमम मेथड ऑफ मूवमेंट्स में नहीं करती। मेथड ऑफ मूवमेंट्स में हम फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करते। फंक्शन को जब मैक्सिमाइज किया जाता है तब रेंज डिपेंड करती, क्योंकि हम एक रेंज के ऊपर ही फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना। यस सर। एमएलई का भी मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फंक्शन इज मैक्सिमम। तो इसीलिए उसमें थीटा की वैल्यू, तो इसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर एक्स बार होगा। पहला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा क्योंकि उसने 1/2 एक्स बार दिया है। ओके, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कैसे फाइंड करोगे तुम लोग? सर एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में म्यू1 डैश पहले फाइंड करो। तो म्यू1 डैश क्या होगा इसमें? थीटा हो जाएगा। और इसको सैंपल मोमेंट के इक्वल कर दो, m1 के। m1 इक्वल टू मतलब 1/n समेशन xi के। सो 1/n समेशन xi इक्वल टू थीटा, थीटा कैप। ये MOME का मतलब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे। एमएलई के लिए क्या करेंगे हम, बताओ? एमएलई के लिए लाइक्लीहुड लिखो। लाइक्लीहुड क्या होगा? सर एमएलई डी वाला होगा इसमें। हाँ, एमएलई डी वाला होगा। लाइक्लीहुड क्या होगा? थीटा के पावर समेशन xi एंड 1 माइनस थीटा के पावर n माइनस समेशन xi। ओके, दिस इज योर एमएलई। अब एमएलई को तुम मैक्सिमाइज करो, इसका log ले लो, log ऑफ l। सो ये क्या आएगा? समेशन xi एंड log ऑफ थीटा प्लस n माइनस समेशन xi log 1 माइनस थीटा। ओके, अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डी, इसको एल बोल दो, एल स्मॉल एल डी एल बाई डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन xi डिवाइड बाई थीटा प्लस n माइनस समेशन xi डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस। ओके, सो जब इसको जीरो, अब इसको जीरो पुट कर दो। जिसको जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू n माइनस समेशन xi अपॉन समेशन xi। ओके, अब क्या करो कि समेशन xi से इसको डिवाइड, मतलब इसको वो कर लो, रिवर्स करके वो कर दो या इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन थीटा माइनस 1 इक्वल टू n अपॉन समेशन xi माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, एंड थीटा कैप इज इक्वल टू x बार। ये तो जर्नल एमएलई आ गया जहां थीटा क्या था? 0 to 1 के बीच। ओके, लेकिन अब उसने रेंज को क्या बोला? थीटा 0 से 1/2 के बीच में है। तो अब मुझे ये बताओ इसका एमएलई क्या होगा? ऐसे लिखेंगे ना हम कि जब, ये बताओ मुझे कि एमएलई कैसे लिखेंगे? थीटा की रेंज क्या है? सर x लेस 0, सो 0 एंड 0 से इक्वल लेस 1/2।
तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स बार कामा 1/2। ओके, और इनका तो 1/2। लास्ट वाला क्या आ जाएगा जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2। सर यहाँ पे x की दो ही वैल्यू है, या तो 0 है या तो 1 है, तो उन दोनों के लिए बस डिफाइन कर सकते हैं ना। नहीं रैंडम सैंपल तो एन का है ना, जीरो वैल्यू तो पैरामीटर के बेस पे है ना, वो सॉरी उसकी रेंज के बेस पे। सर x की जो वैल्यू है ना, वो तो या तो 0 है या तो 1 ही है, क्योंकि मोनोली है। नहीं दूंगा, और इसका मिनिमम, ठीक है, इसका मिनिमम नहीं, एक मिनट, ये एक्स बार होगा, सॉरी ये एक्स बार होगा ना, यहाँ तक इस रेंज पे तो एक्स बार होगा, इस रेंज पे एक्स बार होगा। अब इस पूरे फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 0 से 1/2 के बीच में एक्स बार आएगा, लेकिन जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, सर मिनिमम ऑफ x बार एंड 1/2, क्योंकि x बार जो होगा वो 1/2 से लेस ही होगा, और जब सर x ग्रेटर देन 1/2 होगा तो 1/2 हो जाएगा सर। तो मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एमएलई आया, ठीक है। अब हाँ तुम अपने डाउट बोलो, तुम क्या बोल रही थी। सर x की जो वैल्यू है तो 0 है या तो 1 है, हम्म, तो सर एमएलई जब डिफाइन करेंगे तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि x इज एक्स इक्वल की टू रेंज 0 पे दी, क्या होगा और x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा। वो एक्स की रेंज सर दी हुई है, 0 पे x बार हो जाए उसने ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं बोला है, और 1 पे x। उसने ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं बोला है, यस सर। उसने रेंज दिया है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जब देगा तब तुम डिफाइन करोगी, उसने स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn की वैल्यू नहीं दिया है। जैसे अब तुम ये बताओ ठीक है मुझे, सर। मान लो पॉइसन होता तो x होता यहाँ पे जो x लिखा है वो थीटा होगा सर, रेंज में। एमएलई सर थीटा के लिए डिफाइन होता है ना, तो आपने जो रेंज लिखी है वो x लेस देन 0, x 0 से 1 के बीच में, सर यहाँ पे थीटा होगा। नहीं x ही होगा, क्योंकि x के नहीं, बीच में ही थीटा का डिफाइन करते हैं ना, हाँ बट रिस्ट्रिक्शंस थीटा पे रहता है ना। तो उस अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन x पे आते हैं तब एमएलई डिफाइन होता है। अच्छा बताओ थीटा होगा कि x होगा। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर थीटा ही होना चाहिए। सर x होगा ना, थीटा क्यों होगा। ऐसा एक सिंपल डेफिनेशन जो मतलब होती है नॉर्मली कि वैल्यू ऑफ थीटा एट विच एक्स इज मैक्सिमम, एमएलई। ओके, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। तो सर यहाँ पे जो थीटा के लिए डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारा एक्स जो होगा मैक्सिमम होगा। सर जो आप लिखे हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 1/2, अगर वहाँ थीटा लिख देंगे ग्रेटर और इक्वल टू, तो थीटा तो 1/2 ही है, थीटा तो कोई 1/2 से ग्रेटर देन है ही नहीं, डिफाइन कैसे करेंगे सर। नहीं, जब थीटा ग्रेटर 1/2 हो जाएगा तो 1/2 वैल्यू ले लेगा। तो सर x ही होना चाहिए ना, थीटा क्यों होगा सर। सर x के बेस्ड पे ही ना एमएलई डिफाइन करते हैं थीटा के लिए।
तो x की रेंज कहाँ 0 से 1/2 दी है? थीटा की दी है ना, एक्स की नहीं दी है सर। तो बताओ थीटा लिखेंगे कि x लिखेंगे? सर मेरे अकॉर्डिंग एक्स होना चाहिए सर, बाकी जो पता थीटा नहीं। बोल रहा था वो भी थोड़ा बताए क्यों थीटा होगा? बोलो। सर क्योंकि एक क्वेश्चन था गेट में सर, उसमें नॉर्मल था और थीटा जो को थीटा 0 बोल से रहा 10 था जो में थीटा स्टिक बोल किया। रहा था वो बताए x क्यों नहीं होगा? बोलो भाई, जिसने थीटा बोला था कि x की जगह सर थीटा लिखें। ये सब मैंने बोला था। अब ये मुझे बताओ तो सर थीटा फिर थीटा अब थीटा मुझे की जो सिंपल सा हाँ, एक लॉजिक बताओ थीटा को तुम किसकी बेसिस पे डिफाइन कर किसके बेसिस पे एस्टिमेट करते हो? सर सैंपल ऑब्जर्वेशंस के तो बेसिस पे। तो तुम लिमिटेशन सैंपल ऑब्जर्वेशन में लगाओगे कि थीटा पर लगाओगे? सैंपल ऑब्जर्वेशंस तो पे। ये सैंपल ऑब्जर्वेशन से सिंपल सा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, थीटा पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगेगा? ओके। समझ में आया बात? अगर रिस्ट्रिक्शन थीटा यस पर ही यस लगाना होता तो मुझे ये बताओ थीटा की वैल्यू जब जिसने बोला था कि थीटा की वैल्यू जब नोन हो जाएगी तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तुम एक्स पर? एक तरह से थीटा की वैल्यू इस रेंज पे आनी चाहिए तो हमारा एक्स भी उस रेंज पे आए ना, तभी ना एस्टिमेट करेगा वो। ठीक है, तो यस सर। ये मेल ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे किसी को डाउट, इसी को मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है वो मल्टीवेरिएट का, उसको लीव करो अभी। इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है वो भी अभी लीव करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी प्रोसेस में सॉल्व हुआ है अभी। एक्चुअली में क्वार्टाइल का पहले तो क्वार्टाइल का तुमको वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सर हाँ, सर एमएलडी जो लिखा है वो मिनिमम ऑफ एक्स बार एंड 1/2, सर इसका क्या मतलब है? यही तो लिखा है मैंने। जब 1/2 से बड़ा हो जाएगा, जब 1/2 से छोटा हो जाएगा तो एक्स बार ले लेगा वैल्यू, जब 1/2 के इक्वल या बड़ा आ जाएगा तो 1/2 ले लेगा। ये फंक्शन ही तो लिखा है मिनिमम। ये फंक्शन क्या लिखा है ये फंक्शन मिनिमम हाँ लिखा है सर। ना। तो अब देखो, यस सर। एक्स बार सबको एस्टिमेट करेगा, बट अगर 1/2 थीटा की वैल्यू कोई कह रहा है 1/2 थीटा है तो वहां पर एक्स बार ने वहां 1/2 वैल्यू ले लेगा वो एक्स बार। मतलब एक्स बार अगर 1/2 से बड़ा आ रहा है तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1/2 उसकी लास्ट रेंज है ना थीटा की। तो एक्स बार अगर तुम्हारा 1/2 से बड़ा आ रहा है, मतलब एक्स एक्स तुम्हारा 1/2 से बिगर आ रहा है, सॉरी एक्स तुम्हारा 1/2 से बिगर आ रहा है, तो हाँ सर समझ एक्स गई सर, बार का उसी मतलब यहाँ फंक्शन को तुम यहाँ ठीक है एक्स सर। बार लिखो। ठीक है, यहाँ मतलब सैंपल वैल्यूज का मतलब, यहाँ सैंपल वैल्यूज का मतलब है जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ एक्स बार एक्स बार एक्स बार। ठीक है, एक तो स्टैटिस्टिक्स है नहीं, या तो फिर x1 x2 xn कर दो। ठीक है, एक स्टैटिस्टिक है नहीं ना, कई सारी स्टैटिस्टिक है ना। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलायबिलिटी का है, फिर आरबीडी का है।
हाँ, ये क्वेश्चन 52 है, ठीक है, 52 करते हैं और पेज नंबर है 65। 52 क्वेश्चन है, 65 पेज नंबर। ठीक है, कह रहा है कि x1 x2 xn आर IID रैंडम वेरिएबल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दिस, लेट z बी दिस रैंडम वेरिएबल, ओके, xi सारे IID हैं और n तक हैं, ठीक है, एंड फाई ऑफ t कमा थीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर I t x1, okay, where theta is a vector of r k, मतलब k dimensional, okay, in z is equal to summation xi. Then for which of the following distribution of x1 with the characteristic function of this form, x1 के डिस्ट्रीब्यूशन में किसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा फाई टी ऑफ अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर ऑफ पी, जेड के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया है निगेटिव बाइनोमियल, सेकेंड दिया उसने ज्योमेट्रिक, थर्ड उसने दिया हाइपर ज्योमेट्रिक, देन दिया फोर्थ दिया उसने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हाइपर जियोमेट्रिक, देन दिया उसने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब मुझे ये बतलाओ, उसने बोला कि x1 एक है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कुछ है, ठीक है, इसका है फाई ऑफ टी कामा थीटा, ओके, देन उसने बोला कि मैं जेड एक डिफाइन कर रहा हूँ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, और उसने बोला है कि ऐसा जेड का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना जेड का, वो है फाई ऑफ टी कामा अल्फा, ओके, एंड अल्फा भी तुम्हारा क्या था डेड का, मतलब के डायमेंशनल है। तो ये बताओ मुझे कि कौन से, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये बताओ। एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये एडिटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है। अब मुझे तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव फॉलो करते हैं, बताओ भाई। हाइपर जियोमेट्रिक, बिकॉज निगेटिव नहीं सर, शायद निगेटिव बाइनोमियल होगा, ओनली नेगेटिव नेगेटिव, बाइनोमियल होगा। ओनली नेगेटिव, तो एमएसक्यू है। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म भी। हाँ, ये चार ऑप्शन दिए हैं, निगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव फॉलो करता है। Geometric distribution और negative binary distribution। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव फॉलो करता है। नहीं सर, ज्योमेट्रिक का सम तो नेगेटिव बाइनोमियल हो जाता है। जिसने बोला है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बताए कैसे होगा। Sum of geometric random variables follows negative binomial distribution। The negative binomial distribution is a geometric distribution।
Yes, if parameter k equals to 1, then it's geometric distribution. You can generate सर example of डिस्क्रीट that यूनिफॉर्म होगा type of distribution. You can generate example of that type of distribution where you are right. Okay, तुमने बोला कि निगेटिव में ज्योमेट्रिक में 1 रख दो वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव में 1 वैल्यू रख दो तो ज्योमेट्रिक आ Okay, जाएगा। sir. ओके, लेकिन सम है, ओके, एन रैंडम वेरिएबल है, सम है, देन सम में ऐसा सम है, ठीक है, सम करोगे तो ज्योमेट्रिक आ जाएगा। सर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा और निगेटिव बाइनोमियल, क्योंकि डिस्क्रीट में भी सर मतलब 2 को ऐड करेंगे तो भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ही रहेगा फिर। ये कहाँ पढ़ा तुमने कि डिस्क्रीट को ऐड करेंगे तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ही आएगा? मतलब इंडिपेंडेंट होंगे तो। आईआईडी है रैंडम वेरिएबल्स, यस तो आईआईडी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सम तुम्हारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होता है। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा कि एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि देखो, ज्योमेट्रिक तुम्हारा कब इक्वल होगा निगेटिव को, जब r इक्वल टू 1 हो, ठीक है। लेकिन उसने बोला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो नहीं इक्वल हो सकते ज्योमेट्रिक और निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव में r के पावर आता है और ज्योमेट्रिक में r के पावर में नहीं आता। लेकिन सम ऑफ निगेटिव का r के पावर में आ जाएगा। अच्छा, तो निगेटिव का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? बताओ। बोलो इसका क्या होता है अगर x निगेटिव बाइनोमियल है? बताओ। ये सही है या फॉल्स? बोलो, कहीं ये मिस्टेक है इस पे? आर r मतलब Sir, पावर। maybe 1 minus q times e raised to I. क्या बोल रहे हो? बोलो, फिर से बोलो। 1 माइनस q Q times e raised to it. e रेस टू आर टी, it. नीचे। बस यहाँ पे जो p लिखा है उसके रिलेटेड q आएगा। तो अगर ये नहीं, हाँ सही है, यही होगा, यहाँ p नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 वैल्यू ही नहीं देगा। अगर mdf लिखो 1 वैल्यू नहीं, 1 वैल्यू इस पे दे देगा, ठीक है। तो सर ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए या नंबर ऑफ फेलियर्स?
क्या बोला तुमने? नंबर तो ऑफ नेगेटिव ट्रायल्स। बाइनोमियल का दो हाँ, एक होता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स एक होता है नंबर ऑफ ओके सक्सेस। हाँ, एक होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस का है ये। नहीं नहीं, एक मिनट, नंबर ऑफ सक्सेस का ये एक्स प्लस आर, ओके, एक्स प्लस आर एंड ई के पावर टी एक्स, ओके टी। ये नंबर ऑफ उसका है, मतलब एक्स आर से वैल्यू ले रहा है, एक्स इक्वल टू आर, आर प्लस वन, सो ऑन, ऐसी वैल्यू ले रहा है। तो इसके क्या बोलेंगे? आर एस सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये, ट्रायल्स है ना। सक्सेस यस सर। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि ऐसा ही इस भार में ही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किसका आएगा? तो ज्योमेट्रिक का तो नहीं आ सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिक का निगेटिव बाइनोमियल आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सम भी ज्योमेट्रिक हो जाए, ज्योमेट्रिक का सम ज्योमेट्रिक नहीं पॉसिबल है, ज्योमेट्रिक का सम निगेटिव बाइनोमियल पॉसिबल है, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा वो ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं ले सकता। ज्योमेट्रिक फॉर्म लेने के लिए आर को 1 होना पड़ेगा। तो ये बताओ, जब उसका वो बनेगा सम, तो सम ऐसा तो नहीं है, सम में तो निगेटिव बाइनोमियल आएगा, निगेटिव बाइनोमियल आर इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है नहीं। भाई मैं कह रहा हूं कि एक्स एक ज्योमेट्रिक ले लो, एक्स फॉलो जाए ज्योमेट्रिक हाफ, एंड वाई भी फॉलो कर रहा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक हाफ को, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब इसका सम निकालना थोड़ा क्या होगा, ये क्या फॉलो करेगा? ये ज्योमेट्रिक जैसा फॉर्म तो नहीं बनाएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। ओके, तो ओनली वन फर्स्ट वाला ट्रू हुआ, ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू हुआ, सेकंड फॉल्स हुआ। पहले तो ये समझ में आया, हाइपर ज्योमेट्रिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक का फॉर्म नहीं बनता, हाइपर ज्योमेट्रिक एटीट्यूड नहीं। अब डिस्क्रीट में किसी को डाउट था कि डिस्क्रीट क्यों नहीं होगा, उसके लिए क्या करना, तुम डिस्क्रीट में दो रैंडम वेरिएबल लेना, सिंपल सा एक्स और वाई। अब उनका तुम एमजीएफ लिख देना पहले, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमजीएफ से एमजीएफ और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो एमजीएफ में जहाँ टी हो वहाँ आई टी कर देना। तो अब दोनों को सम करना, देखना उसी फॉर्म का बन रहा है क्या एमजीएफ। अगर एमजीएफ उसी फॉर्म का तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी उसी फॉर्म का मिलेगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, मान लो तुमने क्या लिया डिस्क्रीट 0 to, मान लो 0 to तुमने एन ले लिया, ओके, तो 0 to n में क्या होगा पीडीएफ एमजीएफ? 1/n+1 होगा पीडीएफ। और एमजीएफ? बोलो एमजीएफ क्या होगा? 1 - e⁻t। 1 - e⁻t, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। नहीं सर, एन टाइम, एक मिनट। ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का मतलब ये कैपिटल एन कर लो या स्मॉल एन कर लो, कुछ भी कर लो, या कैपिटल एन कर लो। इसका समेशन कर लो, समेशन क्या होगा, समेशन एक्स इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई के पावर टी एक्स। जब इसका जब समेशन करोगे तुम इन्फिनिटी नहीं सॉरी एन तक, तो इसका समेशन क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, फर्स्ट टर्म 1 होगा, सेकेंड टर्म तुम्हारा ई के पावर टी होगा, फिर ई के पावर टी 2t होगा, सो ई के पावर टी तुम्हारा क्या आएगा? 1 - e⁻nt/1 - e⁻t।
एक ये बना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा अब बताओ ये भी स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगी तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? भाई एक का एमजीएफ ऐसा आया तो दूसरे का भी एमजीएफ यही होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर टर्म इसमें भी आ जा रहा है, तो ये कहाँ से डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनेगा? बात नहीं समझ पाई। एक का अगर ये है तो 2 का एमजीएफ में ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एमजीएफ दोनों मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कहाँ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का एमजीएफ है? अगर एमजीएफ नहीं है तो यहाँ आई आई कर दो, सीजीएफ भी नहीं होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आई जिसको डिस्क्रीट में डालता है? यस सर। तो इसमें फर्स्ट ही ट्रू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, यहीं पर क्लास इन करते हैं, बाकी जिसको जो डाउट हो पूछ लो। आगे नहीं, आगे कल करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। अदरवाइज क्लास को इन करते हैं, ठीक है। ओके।